से निकलने के लिए। अभी पुरुषार्थ की बात निकली है तो एक बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ कि पुरुषार्थ से व्यक्ति कैसे जीरो से हीरो बनता है। उसको ये थोड़ा, ये पुरुषार्थ की बात निकली इसलिए बता रही हूँ कि एक लड़की कुंवारी माँ के पेट के गर्भ से पैदा हुई, 3 साल की हुई तो लोग उसको चिढ़ाने लगे कि यू आर अ इलीगल चाइल्ड। तो उसको बड़ा हर्ट होता था कि लोग मुझे इलीगल चाइल्ड के रूप में पहचान रहे हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, प्यार नहीं दे रहे थे। वो 9 साल की हुई तो उसके ही रिलेटिव्स में से उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया और वो एक्ट रिपीट किया गया। तो वो इतनी निराश हो गई कि उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। तो उसकी माँ ने जब उसकी दयनीय अवस्था देखी तो उसकी माँ ने उसको अपने पिता के पास भेजा कि तू वो सिटी में रहे जहाँ तेरे पिता रह रहे। वो हेयर कटिंग सलून चला रहे थे। जब ये बच्ची उधर पहुंची, पिता को भी बहुत दया आई कि क्या इसकी हालत हो गई है, एनर्जी पूरी खत्म हो गई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। तो उसके पिता ने उसको मोटिवेशनल स्टोरीज कहना शुरू किया और खुद भी खूब मेहनत करने लगे कि उसके सामने एग्जाम्पल रहे कि पुरुषार्थ से जीवन बदल सकता है। फिर ये बच्ची में थोड़ा थोड़ा उत्साह पैदा हुआ, पॉजिटिव डिस्कशन, पॉजिटिव माहौल और प्रेम से उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जागरूक होने लगा वो भी। और उसको बोलने में, उसकी बोलने की कला तो पहले से थी। तो उसको फिर न्यूज, एक चैनल में, टीवी चैनल में न्यूज रीडर की जॉब मिली। वो न्यूज रीडर का काम करते हुए भी इतना पुरुषार्थ करती थी कि कहीं कैमरा के सामने गलती ना हो जाए। तो उसका न्यूज रीडिंग आर्ट एकदम अप्रिसिएट होने लगा। और फाइनली थोड़े टाइम के बाद वो न्यूज रिपोर्टर बन गई। और 5 साल के बाद तो वो अमेरिका की सेलिब्रिटी बन गई, जिसको हम जानते हैं, वेरी फेमस एंकर ओपरा विन्फ्रे। तो ये उसकी स्टोरी है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसने अपनी निराशा को हाई ग्रेड ऑफ सक्सेस में बदल दिया। तो जब हम हमारे अंदर की कोई अवगुण को पहचानते हैं, हम तो गुरु लाइन के लोग हैं, तो सिर्फ पुरुषार्थ की कमी है। जैसे आज मैंने डिस्कशन की शुरुआत ही पुरुषार्थ से की कि पुरुषार्थ किधर है। जो भी लिसनर है वो खाली लिसन करते हैं, आगे कोई पुरुषार्थ आप लोग की ओर से है कि भाई ये नॉलेज को कैसे स्प्रेड किया जाए ताकि और लोगों तक उसका मालूम पड़े और किसी और का भी कैसे उसके भला हो। अभी हम नेक्स्ट फीलिंग पे चलते हैं। तो वो है अटैचमेंट, मोह। अभी मोह फीलिंग ऐसी है कि सबसे तगड़ा उसका एग्जाम्पल है। व्यक्ति को हर चीज का मोह रहता है और वो मोह की वजह से ही उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो सबसे बड़ा होता है पुत्र मोह, संतान मोह। जब संतान का मोह इतना होता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि धृतराष्ट्र के पूरा जीवन दुर्योधन की मोह में महाभारत को होने दिया, पर वो मोह से फ्री नहीं हो पाया। अभी अटैचमेंट, ये पूरा गेम अटैचमेंट डिटैचमेंट गेम है। शुरुआत हमारी अटैचमेंट से होती है, जीवन की शुरुआत अटैचमेंट से होती है। और मृत्यु हमारा, जीते जी मृत्यु मतलब जीते जी सारे अटैचमेंट से निकल जाना, तो मोक्ष मार्गी हम बनते हैं। तो सारे अटैचमेंट से निकल जाना ही हम जीवन का मेन सार्थक्य है। तो वो अटैचमेंट डिटैचमेंट गेम कैसे काम करती है उसका बेस्ट एग्जांपल, उससे बहुत जल्दी समझ में आएगा कि ये गेम क्या है। एक व्यक्ति के पास बहुत बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसके पास 2-3 बंगलो थे और एक उसका एंसेस्ट्रल घर था जो उसको बहुत प्यारा था। और उसने बड़े प्यार से और चाव से उस घर को सजाया था और बहुत मेहनत की थी उसने उसको सजाने में। तो वो घर किसी को वो बेच नहीं रहा था, ना तो अपने बच्चों को दे रहा था। अभी एक बार क्या हुआ, वो अब्रॉड गया कुछ काम की वजह से और वापस आया तो उसकी वाइफ बच्चे के साथ बंगले में रह रही थी, तो वो भी उधर रुका। रात को उसको एंसेस्ट्रल हाउस से फोन आया वो नौकर का कि घर को आग लग गई है। तो वो एकदम ही बेचैन उठा, रो पड़ा और भागा घर की ओर। तो घर की उसने देखा कि आग तो बहुत जोरों की लगी थी और बहुत स्प्रेड भी हो रही थी, बहुत लोग इकट्ठा हो रहे थे और ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि कोई मेरी प्रॉपर्टी को बचाओ, कुछ करो, मेरी प्रॉपर्टी जल रही है। इतने में उसको उसका बेटा भागते हुए आया, उसने पिता का आक्रांत देखा, उसके रहा नहीं गया, उसने कान में बोला, डैडी
आप इतना मत रो, मैंने इस प्रॉपर्टी का डील कर दिया है और 3 टाइम्स प्राइस मिल रही थी, तो आपका कंसेंट की भी मैंने राह नहीं देखी और डील कर दिया। अभी सडनली ये इंसान शांत हो गया कि कुछ नहीं, चलो घर गया जा रहा है, पर 3 टाइम्स तो ज्यादा प्राइस मिली। अभी वो भी स्पेक्टेटर हो गया और वो देखने लगा, और आम आदमी की तरह वो बोलने लगा, अरे आग कहाँ से लगी, कैसे लगी, अभी इसको बुझानी चाहिए, नहीं तो पूरा खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। पर अभी वो उसके अंदर वो आक्रांत नहीं था। उसलिए मैं इतने में दूसरा बेटा भागते हुआ आया, डैडी के कान में बोला कि हमें खाली एडवांस मिला है, डील कंप्लीट नहीं हुई, भरोसा नहीं कि डील कंप्लीट होगी कि नहीं। वापस उसकी आंख में टीयर्स आ गए, वापस उसका रोना धोना चालू हो गया। इतने में तीसरा बेटा आया, बोले डैडी मत रो, मैंने उस पार्टी से बात की है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, उसने बोला मैंने एडवांस दिया तो क्या हुआ, ये मेरे भाग्य का था, तो आज उसको इतने साल इसको आग नहीं लगी, आज लग गई, उसका नुकसान मेरे सिर पे, मैंने जो प्राइस फिक्स की है मैं आपको पूरी प्राइस दूंगा। वापस वो शांत हो गया। अभी सेम हाउस सेम फायर, बट फीलिंग चेंजेस। व्हाई? बिकॉज मी एंड माइंड चेंजेस। मोह, मोह एक जगह पे मोह काम कर रहा है, मेरा घर जल रहा है तो रोना चालू, दूसरे का है मेरा नहीं है तो तुरंत वो रोना बंद हो जाता है। तो योग क्या सिखाता है? मोह से ऊपर उठो, ये जीवन भी तुम्हारा नहीं है, माना कि मालिक ने तुम्हें आइडेंटिटी दी, ये तुम्हें शरीर दिया, तुम उसको संभालो, वेस्ट नहीं करो, किंतु इतना भी मोह नहीं रखो, प्रॉपर्टी हो, शरीर हो, कुछ भी हो, कि उसको कुछ हो जाए तुम उसको बेर नहीं कर पाओ। आज जो लोग मोह से ऊपर उठे वो लोग ही जीवन की बैटल को जीत पाए। अभी किसी को कैंसर होता है डायग्नोसिस, नेचुरली शरीर को कितना बड़ा डैमेज है कैंसर होना, फिर भी वो व्यक्ति फिर अपने विल पावर से, खाली दवाई काम नहीं करती है, दवा दुआ के साथ उस व्यक्ति का विल पावर और पॉजिटिव थिंकिंग भी काम करता है कि वो व्यक्ति उस कैंसर से उभर कर भी एक हेल्दी जीवन जीता है। तो ये है अटैचमेंट डिटैचमेंट गेम। तो बेसिकली इस एग्जांपल से हमें क्या सीखना है कि डेली हमें मेडिटेशन में साक्षी भाव का प्रैक्टिस करना है। जब हम ध्यान में बैठे तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो हम देखना ये थॉट्स अगर ध्यान लगाओगे तो कौन सा अन्न खाया, किसके यहाँ खाया, किसके साथ बैठ के खाया, ये कहाँ से फीलिंग आई, आपको ये रूट सोर्स भी मालूम पड़ेगा। तो जब आप साक्षी भाव डेवलप करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा कि ये क्या थॉट्स आ रहे हैं। कभी खाली सीरियल देखते हैं ना, वो थॉट भी ड्रीम में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से वो इंड्यूस हुआ होता है, या बहुत सालों के बहुत जन्मों के संस्कार के रूप में भी वो आता है। तो पहले साक्षी भाव से उसको देखना है, उसके बाद चिंतन मनन करके कोशिश करके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, वो ही हमारा सबसे बड़ा होमवर्क है। उसके बाद है लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग, अहंकार। अभी देखो, अहंकार इज सेल्फ आइडेंटिटी का भाव है। बहुत बार ये चर्चा दर्शन शास्त्र में भी हुई है कि अगर इंसान टोटली ईगोलेस हो जाए ना तो कैसे जिएगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई तो जीवन का लक्ष्य ही खत्म हो जाता है, तो कैसे जिए। तो एक अहंकार है, वो सेल्फ अवेयरनेस तक की है कि चलो सपोजिंग आई एम प्रतिमा जोशी, तो ये एक आइडेंटिटी है, संसार के हिसाब से भी आइडेंटिटी है। बट उस आइडेंटिटी को इतना भी नहीं स्टिक होना है कि मैंने एक बार समझा कि सेल्फ एस्टीम और ईगो के बीच में वेरी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है। तो सेल्फ एस्टीम तक ठीक है, पर वो जब ईगो का वो एग्जेगरेशन हो जाता है वो फीलिंग, तो अहंकार का रूप लेती है, और वो अहंकार से फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए गुरु लाइन में गुरु जी ने तो एक ही शब्द बोला कि जब जो गद्दी पे बैठता है वो है गुरु। आप उसको खाली गुरु शब्द से संबोधित करते हो, आप पर्टिकुलर नाम गुरु से नहीं करते। हम गुरु जी को खाली गुरु जी कहते थे। तो क्यों? क्योंकि जब गुरुजी का कहना था कि जब तुम आई कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हो तब जाके गुरु पावर स्टार्ट होती है, तुम कॉस्मिक गुरु एलिमेंट के साथ मर्ज होते हो और वो पावर ही सेवा करती है। तो आई कॉन्शियसनेस को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज करना ही जीवन का होमवर्क है। ओपेंस्की, रूस का बड़ा चिंतक, गुरुजेव के पास जाता है। गुरुजेव बहुत फेमस गुरु हो गए, तो वो गुरुजेब से पास जाता है और बोलता है कि मुझे आपसे सीखना है कुछ।
अभी गुरजेफ तो सोच में पड़ गए, क्योंकि वो ओपेंस्की को जानते थे कि रूस का बहुत बड़ा प्रकांड पंडित है, विचारक है, इतना विद्वान व्यक्ति है, और वो भी समझ गए कि विद्वता का अहंकार भी बहुत तगड़ा है। अभी ऐसे अहंकारी विद्वान व्यक्ति को कैसे कैसे समझाया जाए? तो अभी डायरेक्ट बोला भी नहीं जाता, तो गुरजेफ ने थोड़ी देर सोचा, फिर ओपेंस्की को एक ब्लैंक पेपर दिया, बोले बाजू के रूम में जाओ और आप उस पेपर पे एक साइड लिखो कि जिसको आप जो आप जानते हो, और दूसरी साइड पे नहीं जानते वो लिखो, या तो उसको ब्लैंक रखो, जो तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप ये चीज जानते हो, तो जो नहीं जानते उस पे मैं मेहनत करूं, जो जानते हो उस पे मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपके और मेरा दोनों का टाइम और एनर्जी वेस्ट है। तो ही एग्रीड, ओपेंस्की दूसरे रूम में गए, और उन्होंने सोचा कि पूरे ज्ञान को, उनके पास तो बहुत प्रकांड विद्वान थे, तो अपने ज्ञान की यात्रा उन्होंने मेंटली रिवाइव की, पर उनको गुरजेफ का शब्द याद आए कि जो आप जानते और समझते हो उसको नोट डाउन करना है। तो उनको लगा कि मेरे पास शाब्दिक ज्ञान तो बहुत है, पर भावार्थ मुझे किसी का नहीं मालूम, और दर्शन तो हुआ ही नहीं है। काफी देर मंथन करने के बाद एज इट इज ब्लैंक पेपर लेके गुरजेफ के पास वापस आए, बोले मैं कुछ नहीं जानता। गुरजेफ मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा, बोले अभी आप सीखने को तैयार हो। तो जब व्यक्ति के अंदर से ये अहंकार निकलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अभी मुझे जानना है, तब जाके वो गुरु के प्रसाद को, ज्ञान रूपी अमृत को रिसीव कर सकता है, तब तक वो रिसीव भी नहीं करता। अभी एक आम इंसान में और गुरु में क्या फर्क है? दूसरा एग्जाम्पल, इंद्रप्रस्थ का महल में द्रौपदी के मुख से निकला था, बिकॉज वो मैदानों ने जो और विश्वकर्मा ने जो रचना की थी कि जल के, या जल के बजाय स्थल दिखे, और स्थल के बजाय भूमि के बजाय जल दिखे, वो मायावी हॉल बनाया था, तो वहां दुर्योधन को लगा कि ये भूमि है, और उसने पांव रखा, जल में पड़ा। तो ऊपर से द्रौपदी ने बोला अंधे का बेटा अंधा, उसको हंसते हुए कहा। ये सेंटेंस उसको इतना चुभ गया कि उसने ठान ली कि पांडवों को खत्म करके ही, बर्बाद करके छोड़ूंगा। वो था दुर्योधन का अहंकार, और उसका विनाश हुआ। कृष्ण भगवान को शिशुपाल गालियां देता था, बुआ का बेटा था। कृष्ण भगवान उसको प्यार से समझाते थे कि अभी तेरी ये गाली, एक इतना नंबर हुआ, तूने इतनी बार दी, क्योंकि बुआ को वचन दिया था कि 100 गाली तक मैं कुछ नहीं करूंगा। 100वीं गाली के बाद उसका वध हुआ। तो वो क्या था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो गाली देता था तो वो डिस्टर्ब नहीं हुए। 100वीं गाली के बाद उसने वध किया, क्योंकि कुछ तो इंसान में संस्कार होना चाहिए कि वो मतलब एंडलेसली ऐसे कर्म करता रहे। तो ये फर्क था कि दुर्योधन एक सेंटेंस को भी हजम नहीं कर पाया, इन्होंने इतनी गालियां खाई। जरासंध के युद्ध के टाइम इतनी बार भाग गए, रणछोड़ कहलाए, इतनी बदनामी हुई क्षत्रिय समाज में, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये फर्क होता है आम इंसान में और गुरु में। गुरु इस एनर्जी को, पांचों एनर्जी को सदुपयोग में लाते हैं, और आम इंसान इस पांचों एनर्जी में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये है पूरा भाव जगत। आध्यात्म हमें सिखाता है कि इस भाव जगत से हमें भाव जगत समझ के उसको हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और यही हमारे जीवन की यात्रा है। आगे आप बताइए। आजकल लोग ऐसा पूछते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का हम डेवलपमेंट कैसे करें। तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जरूरी है क्या? यदि हम सही में अपने आप में अच्छे हैं और अंदर से भी अच्छे हैं, तो हमें कोई आडंबर करने की, कोई दिखावा करने की जरूरत है क्या? हाँ, लोग बोलते हैं कि हम थोड़ा अच्छे दिखे तो थोड़ा मेकअप करें, थोड़ा लिपस्टिक लिपस्टिक लगाए तो अच्छे दिखेंगे, तो बाहर से लोग हमें अच्छा मानेंगे, हम खूबसूरत दिखेंगे, हैंडसम लगेंगे। हाँ, आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, अच्छा दिखने का भी अधिकार है, लेकिन हम सिर्फ बाहर से अच्छे दिखें वो इनफ है? तो क्या लोग हमें प्यार करेंगे? तो क्या हम पॉपुलर हो जाएंगे?
अभी ऐसा करते हैं कि दो व्यक्ति आमने सामने खड़ी है। एक व्यक्ति बाहर से बहुत ही हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, और दूसरी व्यक्ति एवरेज गुड लुकिंग है। लेकिन लोग एवरेज गुड लुकिंग को ज्यादा प्यार करते हैं और जो ज्यादा अच्छा दिखता है उसको ज्यादा प्यार नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जाता है हमारे स्वभाव पर। हमारा व्यक्तित्व कैसा है वो हमारे चेहरे से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, हमारे व्यवहार से मालूम पड़ता है। यदि कोई भी आदमी चाहे कितना भी अच्छा दिखता हो, लिपस्टिक लगाया हो या मेकअप किया हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव उसको लोकप्रिय बनाएगा या उससे लोगों को दूर भगाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति एवरेज गुड लुकिंग है लेकिन वो फिर भी दयालु है, सेवाभावी है, सबको मदद भी करता है, सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव करता है, तो लोग उसको पहला प्रेफरेंस देंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यदि आप में ये सब अच्छे गुण है तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का कोई आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लैटिन में जो पर्सन के लिए जो वर्ड है ना, पर्सोना, तो उसका मतलब होता है मास्क पहनना। जैसे कि ये कथकली वगैरह डांसिंग में भी लोग मास्क पहनते हैं। पहले के जमाने में जो ड्रामा करते थे, रामलीला करते थे, उसमें भी लोग मास्क पहन के ड्रामा करते थे। तो इसलिए वो पर्सोना के ऊपर से मास्क उड़ाया, उसके ऊपर से ये पर्सनालिटी है। तो इसका मतलब वो मास्किंग करना। तो हमें मास्किंग करना है कि जेन्युइनली अच्छा बनना है। हाँ, ये इस प्रकार से मैंने ब्रीफ में बताया कि यदि किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो खाली टेम्पररीली आपको बाहर से अच्छा बनने का कोई मतलब नहीं है। इफ यू वांट टू बी रियली गुड लुकिंग देन बी गुड इंटरनली। If your inner personality develops, then you will invariably look good from outside also. Your face will show that you are soft, and your speech will also be very soft. And then people will also love to talk to you and will listen to you very carefully and cheerfully. But if you are very hard and fast, then you will not, miss people will not like you. इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग लोनावाला के गुरु जी के आश्रम में हर महीने सेमिनार करते थे। तो एक बार हम लोगों ने एडवोकेट्स का सेमिनार कंडक्ट किया था। तो उस वक्त वेरी बिगिनिंग में जब हम मतलब 3 दिन का सेमिनार था, तो सभी लोग को हम लोग गले मिलते थे। तो कई एडवोकेट्स को मैं गले मिला। उसके बाद एक एडवोकेट मेरे सामने आया, तो उसका चेहरा इतना स्टिफ था, इतना वो क्रूअल दिखता था कि आदमी उसको देख के डर जाए। तो उसने भी मेरे को गले मिलने के बजाय मुश्किल से प्रणाम किया। तो मैंने भी बोला अच्छी बात है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने भी उसको प्रणाम किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब सब लोग वापस जाने वाले थे, तो फिर से मैं सब लोग को गले मिलने लगा। तो लास्ट में वो एडवोकेट फिर से सामने आया। तो आप नहीं मानोगे, वो एडवोकेट के चेहरे में आसमान जमीन का अंतर आ गया था। उसने 2.5 दिन में क्या सीखा, क्या समझा, वो तो वही जाने, लेकिन वो इतना शांत हो गया था, उसका चेहरा भी स्टिफनेस था, वो भी चला गया था स्टिफनेस उसके चेहरे पर से। और इतना अच्छा, इतना प्रेमी दिखता था कि मैं एकदम उसके नजदीक गया, उसको गले मिलने लगा, तो वो भी गले मिल गया। इस तरह से फर्क पड़ जाता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, वैसे ही हमारा चेहरा बन जाता है। यदि हम दुखी दुखी रहेंगे तो हमारा चेहरा वो बयान कर देगा कि ये तो दुखी आता है, तो लोग उसे दूर भाग जाएंगे कि यार इसके साथ बात करेंगे तो या हमें अपने दुख की बात करेगा या करेगी। तो उससे तो अच्छे कोई ऐसे व्यक्ति से जाके मिलो कि जो अच्छी बातें करता है, जो पॉजिटिव बातें करता है, जो हमें एनकरेज करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो ये सब चीजें हमारी पर्सनैलिटी में अपने आप आनी चाहिए कि एक फॉर्मनेस आनी चाहिए, एक क्या व्यक्तित्व निखरना चाहिए कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और दूसरा कि एक और सेमिनार हम लोग कर रहे थे, तो उस वक्त एक मोटिवेशनल स्पीकर आया था। तो वो बोलता था कि मुझे भी एक चांस दो ना एक स्पीच देने के लिए। मैंने बोला ठीक है, तो कल सुबह को आप तैयार रहना, आप भी स्पीच दे देना। उन्होंने बोला ठीक है। तो लेकिन उसी दिन जब रात हुई, तो रात को करीब 10 बजे हो गए, तो मुझे नजदीक बुला के वो बोला है कि
आप जो मेरा एक काम करोगे? तो मैंने बोला क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि कल सुबह को क्या है, सुबह को बराबर 4 बजे मुझे टिपिकल ऐसी ऐसी काली चाय मिलनी चाहिए। यदि ऐसी ही चाय मिलेगी और उसमें इतना इतना ही मसाला डाला होगा तो ही मैं मोटिवेट होऊंगा अच्छी स्पीच देने के लिए। अभी और ये मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसको मोटिवेट खुद होने के लिए पर्टिकुलर टाइप की चाहिए चाहिए। तो मैंने बोला फिर ऐसा करो कि आप सेक्रेटरी बन के, श्रोता बन के बैठो, बाकी लोगों को मोटिवेट करने दो, आपको भी अभी मोटिवेशन की जरूरत है बिना चाहे के। तो इस तरह के लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स है आज के ज़माने में, कि जो थियरी में इधर उधर से पढ़ पढ़ा के क्या क्या कहाँ कहाँ से सब ढूंढ ढांड के सब ज्ञान पैदा, मतलब ज्ञान का संग्रह करते हैं और लोगों को बोलते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी खुद की लाइफ में जाकर झांको तो मालूम पड़े कि उनके गिरहबान में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये सब एक आज के जमाने में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम बोलते हैं वो करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति डिफेक्टलेस नहीं होता, उसको लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते आदमी अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि हमें अच्छा बनना है, और अच्छा बनने का फायदा क्या है कि हर तरह से हमारा बेनिफिट है। ये इस लोक में भी हमारा बेनिफिट है और ऊपर के लोक में भी बेनिफिट है। बोलिए, अभी आप बोला।